नीचे ऊपर करवट हो गया ना। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सही नहीं होगा ये नीचे का और बहुजन ऊपर क्रांति का मोर्चा के द्वारा उनका हाँ ऐसे करो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी से देखिए चल रही है। ये यात्रा 365 दिन तक चलेगी। तो 21 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलेगी। जो पहली परिवर्तन यात्रा चली थी वो 180 दिन की थी। ये 365 दिन तक 674 जिलों में जाकर के ये परिवर्तन यात्रा का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम करेगी। इसके अलावा 6,500 तहसील है भारत में, उसमें 6,000 तहसीलों में जो भारत मुक्ति मोर्चा के बहुजन क्रांति मोर्चा के दूसरे श्रेणी के नेता कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम 6,000 तहसीलों में चलाया जाए। तो ये साल भर में इस तरह से ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जा रहा है। और इतना बड़ा अभियान 365 दिन तक चलने वाला अभियान शायद ही किसी संगठन के द्वारा भारत में इसके पहले चलाया गया हो। दूसरे लोग इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि उनके पास इतना बड़ा विशाल संगठन का जाल नहीं, संगठन की शक्ति नहीं। हमारे पास में 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4,000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों तक ये जाल फैला हुआ है। और इस वजह से इतना विशाल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाने में हम लोग सक्षम हैं। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी। उस समय से ये काम, ये संगठन शक्ति निर्माण करने का कार्य हमने किया। आज मेरी उम्र 66 साल है। इतना लंबे समय तक हम लोगों ने इस संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया। इस वजह से इतना बड़ा काम हो पाया। साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये चलाने के पीछे का मकसद जानना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में अपना निर्णय सुनाया, अपना निर्णय दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ये दिया हुआ जजमेंट है, दिया हुआ निर्णय है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। ईवीएम मशीन के द्वारा इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर एंड निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है, वो है कि ईवीएम मशीन से घोटाला होके चुनाव हो रहा है। तो ये 8 अक्टूबर 2013 को ये जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, यदि उस समय अखबार वालों ने, टीवी वालों ने ये खबर छापी होती, ये सारी जानकारी आपको पहले से हो गई होती। अखबार वालों ने, टीवी वालों ने इस खबर को छापा नहीं, इसे छुपा कर रखा, क्योंकि दुनिया में कोई भी षड्यंत्र जो है वो छुप कर किया जाता है। और ये भी एक षड्यंत्र था, आप लोगों के वोटों की चोरी करने का षड्यंत्र था। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया, उस संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया गया है। ये वोट का अधिकार राजा बनने का, राजा चुनने का अधिकार है।
जब वोट के अधिकार की चोरी हो जाती है तो राजा बनाने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार खत्म हो जाता है और आप केवल भिखारी बने रहते हो। इसलिए ये जानकारी सारे देश भर के लोगों को दिया जाना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का यह अभियान शुरू किया गया। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात ईवीएम मशीन घोटाला करके चुनाव करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय लिया कि इस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए चुनाव रोकने को आज तक 1950 से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से आप लोगों को वोट का अधिकार है। और ये जो वोट का अधिकार गया, जो आपको राजा बनाने का अधिकार था, इसलिए ये जो 1950 के बाद अब तक 3 तरीके से वोट डाले जाते हैं। तो आप समझाने के लिए वोट के जो 3 तरीके हैं वो थोड़ा आपको प्रिसाइज में समझाते हैं। पहले जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो बूथ लेवल पर चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। जब आपको बैलेट पेपर देते थे तो आप देखते थे एक साइड में कैंडिडेट के उम्मीदवारों के नाम क्या है और दूसरे साइड में चुनाव निशान क्या है। तो आप देखते थे चुनाव निशान गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उदाहरण देकर समझाया जा सके। जो मैं समझ चुका हूं वो बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए ये बात मैं आपको बता रहा। तो जब आप चुनाव निशान देखकर फिर सोचते थे, क्या सोचते थे? किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे? चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो उस समय क्या होता था? उस समय आपको मोहर लेनी पड़ती थी। तो आप ऐसे मोहर उठाते, अरे शाही लगी हुई नहीं। फिर आप क्या करते थे? तो वहां इंक का पैड होता था, आप ऐसा हाँ शाही लग गई। फिर उसके बाद आप देखते थे कि जिस कुत्ते पर आपको निशान मोहर लगाना है वो देखते थे, और देखने के बाद क्या करते थे? ये मोहर जो है ऐसे बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता था वह लग गया है। और फिर आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे, फिर और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे और बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। निश्चिंत होकर अपने घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया। आपको गारंटी होती थी इधर उधर जाने वाला नहीं, पर कुत्ते के नाम पर ही जमा होने वाला। एक पहला तरीका था। उसके बाद 2004 में ईवीएम मशीन आई, और ईवीएम मशीन आने के बाद आप वोट डालने के लिए गए। वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, पंजा, आपने जो आपकी मर्जी है आपने दबाया।
मगर चुनाव निशान पर मोहर लगी, आंखों से दिखाई नहीं दिया। बैलेट पेपर पर आपको सारा कुछ आंखों के सामने होता था और इस वजह से आप निश्चिंत होते थे, मगर ईवीएम मशीन में आपको आंखों से वो मोहर लगी है ऐसा दिखाई नहीं दिया। 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो घोटाला हुआ, और घोटाला हुआ तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसका दस्तावेजी सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करती है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए एक और मशीन लगानी होगी, उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तीसरी मशीन आ गई। तीसरा तरीका क्या? 2014 में वो तीसरी मशीन लगी, आप फिर गए बटन दबाने के लिए, फिर आपने बटन दबाया तो आपको आंखों से दिखाई दिया क्या मैंने जिस कोड दिया है उस पर चुनाव निशान लगा, मोहर लगी है, बटन लगा, टप्पा लगा हुआ है। ये 2014 को दिखाई दिया। और कितनी जगह पर चुनाव आयोग ने एक पेपर ट्रेल मशीन लगाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेपर ट्रेल मशीन कितने जगह लगाई? 0.33% लगाई। कितने जगह नहीं लगाई? 99.67% नहीं लगाई। इट मीन्स लगभग नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी 2014 में चुनाव आयोग ने ये मशीन नहीं लगाई, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई। ये जो पेपर ट्रेल मशीन है ये घोटाला पकड़ने के लिए बनाई गई मशीन है, ये मशीन नहीं लगाई। जब नहीं लगाई, 2014 में नहीं लगाई, 2015 में नहीं लगाई, 2016 में नहीं लगाई, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ये काल्पनिक बातें मैं नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये काल्पनिक लड़ाई नहीं है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैंने कहा, जज साहब आपने 8 अक्टूबर 2013 को घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन लगाई थी, मगर चुनाव आयोग ने लगभग 2014, लगभग 2015, लगभग 2016 में नहीं लगाई। जब नहीं लगाई तो ईवीएम मशीन जो घोटाला करने वाली मशीन थी, वो घोटाला सदस्तुर जारी है। इसको रोकने के लिए आपने मशीन तो लगाई, मगर चुनाव आयोग घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगा रहे हैं। 0.33% लगाया। इसमें तो चोरी पकड़े नहीं जाएगी। 99.67% तो नहीं लगाई, इसका मतलब लगभग नहीं लगाई। तो चोरी चल रही है, घोटाला चल रहा है, लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में ये निर्णय दिया, मेरे फेवर में, मेरी बात सुनकर मेरे फेवर में निर्णय दिया। उस समय चुनाव कमिश्नर थे शहीद नसीम अहमद जैदी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके विरोध में मैंने एक केस दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। ये मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जिस किसी को ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी लगेगी वो मेरे से ले लेना। मशीन लगाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने और 100% लगाने का आदेश दिया। जब 100% लगाने का आदेश दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे 17 को। तो नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी गई
उसके लॉ मिनिस्टर ने बताई उसको कि वामन मेश्राम ने तो टांग अड़ा दिया है। तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस के पास गए कि देखो 2004 में आपने घोटाला किया था, 2009 में आपने घोटाला किया था, 2 बार घोटाला करके आपने सरकार बनाई, हम चुप रहे और आप और हमारे बीच में समझौता हुआ कि 2 बार आपके घोटाले में हम चुप रहेंगे, 2 बार हम घोटाला करेंगे तो तुम चुप रहेगा। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चुरी चुप, सारे चुप, तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि ये चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये बात हमारा समझौता आपको हुआ था। अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पूछा क्या संकट खड़ा हो गया है? ए वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया, 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। अब 200% गारंटी घोटाला पकड़ा जाएगा। तो अब दोबारा घोटाले से सरकार बनाना है हमको 19 को। आपने हमको वादा किया था, अब हमारी मदद करो। ए वामन मेश्राम की टांग हटाने के लिए मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा, प्रधानमंत्री कौन है? सरकार किसकी? क्या हमारी सरकार। चुनाव कमिश्नर किसने बनाया है? क्या हमने बनाया? नरेंद्र मोदी ने कहा, जब सारा कुछ तुम्हारे पास में है तो हमारी मदद क्यों मांग रहे हो? वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है। ये गांधी जी की सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, वामन मेश्राम की टांग है, ये डबल हड्डी वाली टांग। इतना आसान नहीं है कि उसको उठा करके हटा दिया। गांधी जी की होती तो हम हमेशा उठाते ही रहते। गांधी जी का कोई कीमत थोड़ी है। वो इस तरह से कांग्रेस को उन्होंने कहा कि हमारी मदद करो। ये वामन मेश्राम की टांग हटाना है, साधारण मामला नहीं है। तब जाकर हम 2019 का चुनाव जीत पाएंगे। फरवरी 2019 को अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कांग्रेस के तरफ से केस लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर किया और कहा कि ईवीएम मशीन में जो वोट डाला जाता है उसके साथ साथ ये जो पेपर ट्रेल मशीन है उसका 50% मिलान करा दे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील थे, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील को कहा, हमारे वकील ने, वकील साहब ये वामन मेश्राम का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं 50% मिलान का। 100 ज्यादा होते कि 50 ज्यादा होते? इतना छोटा गणित आपको समझ नहीं आ रहा। ये 100 ज्यादा होते हैं कि 50 ज्यादा होते? 100 ज्यादा होते हैं तो ज्यादा का ऑर्डर वामन मेश्राम के पास है, तो आप 50 की मांग क्यों कर रहे हो? अरे 100 का है, रहने दो। कांग्रेस ने कहा रिकाउंटिंग करना होगा, ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, जल्दी रिजल्ट लगाना चाहते, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। चलो बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा लिखा हुआ है रिजल्ट जल्दी लगाओ? कहा लिखा है बताओ? केवल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का लिखा है, जल्दी रिजल्ट लगाओ कहा लिखा है बताओ? ये तो नहीं है। फिर क्या है? ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। जब तक ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अगर जल्दबाजी में आप इस तरह से काम करोगे तो बहुत बड़ा खतरा देश में पैदा हो जाएगा। हमारे वकील ने यह मामला उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठाया, मगर उस समय जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई,
रंजन गोगोई ने एक कहना चाहिए था, एक संवैधानिक प्रश्न था। 8 अक्टूबर 2013 को हमने फैसला दे दिया और वामन मेश्राम के केस में फिर 17 को हमने रिफॉर्म करके दोबारा फैसला दे दिया और लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का हमने आदेश दिया। और अगर हमने आदेश दिया तो अब दोबारा ये केस की हियरिंग नहीं की जाएगी। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस को ऐसा कहना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि रंजन गोगोई पर, चीफ जस्टिस पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया, वो फंसा हुआ था। तो दूसरे नंबर का जज था जस्टिस शरद बोबड़े, जो बाद में रंजन गोगोई के बाद में देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। ये शरद बोबड़े कौन था? इसका दादा आरएसएस के वकीलों के विंग का संस्थापक अध्यक्ष, उसका पोता दूसरे नंबर का जज था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और उसने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। पर्दे के पीछे दिलीप को निर्दोष छोड़ दिया और फिर जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। यदि रंजन गोगोई निर्दोष है तो इसका मतलब औरत ने उस जज पर जो आरोप लगाया वो झूठा था। अगर औरत का आरोप झूठा था तो उस औरत को सजा या दंड होना चाहिए, उसको निर्दोष नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उसको भी निर्दोष छोड़ दिया तो दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में ये हैरान करने वाली बात है कि आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ। और जब मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खेल हुआ है, बनाव हुआ है, षड्यंत्र का प्लान बना है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि 50% मिलान नहीं होगा, 1% मिलान। तो 1% में एक चोरी पकड़ो। मेरा 100% का जजमेंट था, उसके बाद 1% का जजमेंट दे दिया और मेरा जजमेंट जो है वो नीचे दबा दिया गया और 1% का जजमेंट जो है ऊपर लाया गया और मेरा जजमेंट नीचे दबा दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग को मौका मिला कि वामन मेश्राम के जजमेंट के अनुसार हम काम नहीं करेंगे, जो करंट जजमेंट है उसके अनुसार काम करेंगे। तो आरएसएस को, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को मौका मिल गया 2019 के चुनाव में। तो उन्होंने क्या किया? अब आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कहा ये आदमी वोट डालने के लिए जाएगा, 10-10 बार ठप्पा लगाएगा। कैसे? तो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, 10-10 बार ठप्पा मारा गया। आप लोग सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपको सबूत चाहिए, चलो सबूत देता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे, वहां एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 11 लाख लोगों ने वोट डाला। मशीन से कितना निकलना चाहिए? 11 लाख निकलना चाहिए, 12,87,000 निकला। अरे लोगों ने 11 लाख वोट डाला तो 12,87,000 कैसे निकला? तो ऐसा वोट डालने की वजह से आरएसएस के लोगों ने सोचा जब हम लोगों को 1% ही करना है तो अब घोटाला पकड़ में आने वाला नहीं है, लगातार ठप्पा मारते जाओ। और ऐसा काम उन्होंने किया और कितनी जगह किया, मेरे पास चुनाव आयोग के द्वारा लिख कर दिया गया। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 373 लोकसभा सीटों पर लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा नहीं। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें जितना जरूरी है? 272। कितने सीटों पर ज्यादा वोट निकले? 373। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। इसका मतलब है 101 सीटों पर ज्यादा वोट निकले, 272 प्लस 101
373। इसका मतलब यह है कि 2000 मिलकर जो चुनाव जीता 303 सीटों पर 100% सीटों में बीजेपी आरएसएस ने घोटाला किया। 100% सीटों पर घोटाला किया। ये जब रिजल्ट आ रहा था 2019 को, सवेरे 8 बजे काउंटिंग शुरू, बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आगे थे। रुझान चल रहा था, एक भी सीट जीता नहीं था, पर राहुल गांधी ने आकर बयान दिया कि चुनाव जीते। मैं खुद ही देख रहा था। उसके बाद कांग्रेस के लोग काउंटिंग करने के सेंटर पर काउंटिंग कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी का बयान सुना, वो वहां से काउंटिंग सेंटर से उठकर चले गए। अब काउंटिंग करने के लिए घर कांग्रेस के लोगों ने सोचा अब रहने की क्या जरूरत है, और इस तरह से वो उठकर चले गए। रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलान करना था। मिलान करने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग वहां हाजिर होना जरूरी था। करने के लिए कोई आदमी ही नहीं था, कोई कार्यकर्ता ही नहीं था। फिर मिलान कैसे हुआ? मेहमान से नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे देश भर में हजारों कर्मचारी कार्यकर्ता इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। मैंने उनको टेलीफोन किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। उसको बोलते हैं खाना पूर्ति। और इस तरह से 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को समझौते के अनुसार, गुप्त समझौते के अनुसार चुनाव जीतवा दिया। 2 बार कांग्रेस का घोटाला, 2 बार बीजेपी का। तेरी बीच इस घोटाले को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें तो कोई खुश होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है। तो मैं और अब आपको दुखी होने की बात बंद कर देता हूं और थोड़ा खुशी वाली बात बताता हूं कि इसको रोका कैसे। तो पहली बात, ईवीएम ने चुनाव आयोग चाहते हो ईवीएम से चुनाव चाहते हो, चलो मशीन ईमानदारी वाली बना। जब मशीन का ऑर्डर तुम देते हो तो तुम ही भेटारा करने वाली मशीन बनाते हो। तो ईमानदार मशीन बनाओ, ईमानदार मशीन का कार्यक्रम चलाओ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जो कानून था जिसमें वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, मगर मैं आसाम जाकर देख के आया कि 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ओबीसी के थे। 48,000 लोगों को नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने जो नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था, लगभग सभी को नागरिकता बहाल कर दी। जिनको भारत सरकार ने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया, हमारे भारत बंद ने सभी लोगों को नागरिकता बहाल कर दिया। इतना बड़ा काम जो भारत के इतिहास में किसी ने, ये हमने करते हैं। दूसरी बात, आप लोग और सुनकर हैरान हो जाओगे कि घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन ये मैंने लगवाई। चुनाव आयोग ये 13 लाख मशीनें, घोटाला पकड़ने वाली मशीनें, ईवीएम मशीन को मैंने लगवाई।
ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो। तीसरी बात साथियों, अगर हम लोग इन सारी बातों को रोकने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत है, इसलिए ये बात आप लोगों को खास तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि हम लोगों की बात चुनाव आयोग नहीं मानता है, भारत बंद करेंगे, और भारत बंद करेंगे, और भारत बंद करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करने का काम, कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव करवाने का काम अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा, 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत फोड़ेगा, उस मशीन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी किस्मत में लिखा, तुम राजा बन सकते हो। ईवीएम मशीन ने कहा, तुमको भिखारी बना देंगे। हमको भिखारी बना दोगे? तो जो मशीन हमको भिखारी बनाएगी, उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे। तो मेरे मित्र लोगों का मुझे टेलीफोन आया कि मेश्राम जी जगाने का काम कर रहे हो, अच्छा था, मगर फोड़ने की बात आपने किया तो जेल हो सकता है। तो हमने उनको कहा कि गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे कि छोटे हो गए? कहा महान हो गए थे। अच्छा, अगर गांधी जी महान हो गए थे तो हम जेल में जाते जाते छोटे कैसे होंगे? हम भी ना महान होंगे। अगर गांधी जी भारत को आजाद करने के लिए जेल में गए थे तो हम भी भारत को बचाने के लिए जेल में जा रहे, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं, तो हम भी महान हो जाएंगे। जब गांधी जी महान हो गए थे तो गांधी जी ने क्या किया था? कहा अंग्रेजों को भारत छोड़ कहा था। अच्छा, अंग्रेजों को कहा भारत छोड़, हाँ भारत छोड़ कहा था। तो अगर हम महान होंगे तो हम भी कहेंगे पंडितों दल छोड़। तो जेल में तो पंडित न डालेगा हमको, तो फिर पंडित जो है भारत छोड़ कहना पड़ेगा। अब तो ये कहना नहीं चाहते भारत छोड़ो, मगर वो जब ऐसा करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से इस ईवीएम मशीन को आने वाले समय में रोकना होगा। ये बात हम खुल्ला इसलिए कह रहे हैं, चुनाव आयोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ हमारी बात LIB के पुलिस वाले लोग आकर लिख कर भेज देते चुनाव आयोग को तो मालूम हो गया। चुनाव आयोग को मालूम हो गया। 13 पार्टियों की मीटिंग दिल्ली में हुई। जैसे ही हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया, 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, 9 रीजनल पार्टियां दिल्ली में मीटिंग हुई ईवीएम मशीन के बारे में। तो हमको लगा कि हमारा तीर निशाने पे लग गया है। 2019 के चुनाव में या तो ईवीएम ईमानदार बन जाएगी या तो ईवीएम मशीन हट जाएगी। अगर साथियों, अगर हम लोग ईवीएम मशीन फोड़ेंगे तो क्या होगा? चुनाव रद्द हो जाएगा। फिर भारत सरकार को और चुनाव आयोग को निर्णय करना पड़ेगा दोबारा चुनाव का। तो सरकार सोचेगी कि जनता ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहती है, बैलेट पेपर लाना होगा, बैलेट पेपर आएगा। ऐसा करना होगा। तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए कितने लोग रजामंद है? हाथ खड़े करें। अच्छा, सभी लोग हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित करने का सोच रहा है। तो सभी लोग देशभक्त है, इसलिए हम सब लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, बख्श रहा हूँ। ईमानदार लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता। इस तरह से साथियों, इस अभियान को, आंदोलन को जारी रखना होगा। आप लोगों को कल से 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंगें करो, लोगों के फॉर्म भरवाओ कि कितने लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के तैयार होते हैं और जेल में जाने के लिए मैं स्वेच्छा से तैयार हूँ, ऐसा उनसे लिखवाओ। और जब एक ज्यादा समय नहीं है, 10 साल 2030 तक सेंटर में हम लोगों की सरकार आ जाएगी और एक 6 गांव का आंदोलन बनने आ रहा है। जब सरकार हमारी आ जाएगी तो जितने लोग भी जेल में जाएंगे सभी लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट देने से क्या होगा कि उनको नौकरी जो है रेफरेंस में मिले।